वो चुनाव बहुत कठिन था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, किसी कीमत पर मुलायम सिंह को जितना नहीं देना चाहिए। प्रकाश सिंह डीजीपी थे, सारे मुलायम सिंह करकटाओं को जेल में बंद कर दिया जा रहा है। अच्छा, डीजीपी से हम लोग मिले, डीजीपी ने ऐसा बात किया कि अच्छा नहीं लगा। क्या बोले थे वो? उन्होंने कहा कि अब मुलायम सिंह की गुंडई में नहीं चलने दूंगा। अच्छा, यहाँ पर पैर में नहीं सीने पर गोली मरवाऊंगा। मैंने क्वेश्चन किया डीजीपी से, हम लोग तो आए थे आपसे न्याय मांगने और आपकी भाषा एक दीवान से भी गई गुजरी भाषा है। आपकी जितनी ताकत हो मुलायम सिंह को हरा लेना। हम लोग जब तक खून का एक भी कतरा शरीर में रहेगा, या तो हम उनको जिताएंगे और तो यही समाधि ले लेंगे। उस समय ऐसा तंग था कि पुलिस जाती थी, यादवों को गांव में बेमतलब का लाठी चार्ज करके सबको मार के घायल करते थे। गांव में पुरुष नहीं रहते थे, केवल महिला रहते। इतना डर का माहौल था। इतना डर का माहौल। अयोध्या का जो राम मंदिर का इशू था, कार सेवकों पर गोली चलाई गई। मुलायम सिंह का ये निर्णय बिल्कुल सही था। मुलायम सिंह ने गोली चलाई, लोकतंत्र की रक्षा की, संविधान की रक्षा की और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बचा दिया। एक बार आपने विधानसभा में योगी सरकार पर बड़ी तीखी बात कह दी थी कि सबसे बड़े आतंकवादी उस तरफ बैठे हैं और कई आतंकवादी तो मुख्यमंत्री भी बने। मुख्यमंत्री जी असत्य प्रलाप कर रहे थे, वो दोष दे रहे थे समाजवादी पार्टी। तो हमने कहा कि दंगा इसलिए नहीं हो रहा है, सारे दंगाई तो सत्ता में आ गए हैं। अब मुख्यमंत्री देखो दंगाई थे, वो दंगा करवाते थे तो दंगा होगा कैसे? आपकी पार्टी में भी तो अलगाव हो रहा था, खास करके ब्राह्मण नेता विरोध कर रहे थे, मनोज पांडे और ये नेता विरोध नहीं कर रहा था। जो विरोध कर रहा था खुद भाजपा का एजेंट था, भाजपा में चला गया मनोज पांडे। मैंने मनोज पांडे से बात की थी, वो कहने लगे कि उस पार्टी में दम घुट रहा था, वहां पर सनातन धर्म का विरोध हो रहा था। जो कुछ भी आज हो है मुलायम सिंह की देन। मुलायम सिंह का पैर पकड़ करके टिकट लिया, टिकट उन्होंने दे दिया उनको। तब से लगातार टिकट देते रहे, मंत्री बनाए। धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। जिनको बढ़ाते हैं कोई धोखा नहीं। अभय सिंह जेल में थे, लोग उनको प्रदेश का बड़ा क्रिमिनल मानते थे, उसके बावजूद भी मुलायम सिंह उनको टिकट करके एमएलए बनाया। ओम प्रकाश राजभर 22 में आपके साथ ही की बात छोड़ी, ऐसे लोगों को विषय में मूल बात नहीं। जयंत चौधरी का खानदानी ये काम है, जिस पार्टी उनको बढ़ाती है उसको धोखा देते हैं। आजमगढ़ के साथ बहुत बुरा हुआ। देश और दुनिया में इतना असत्य बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने कभी सोचा नहीं था। नेताजी याद आते हैं? खूब याद आते हैं। नेताजी से नेता जैसा मिलना बड़ी। अगर चंद्रशेखर जी के बाद कोई नेता हमको मिला तो मुलायम सिंह यादव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द अनकट पॉडकास्ट। हमारे साथ आज के पॉडकास्ट में जो शख्सियत हैं, जो फ्रेम में आपको नजर आ रही हैं, इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इनके बारे में कुछ कहना सूरज को दिए दिखाने के जैसा है। वो मुलायम सिंह के सबसे अच्छे दोस्तों में थे। वो मुलायम सिंह के राजनीतिक संघर्षों में सबसे बड़े साथी थे। उन्होंने मुलायम सिंह नहीं बल्कि अखिलेश यादव को भी राजनीतिक तमाम बातें बताई, सिखाई और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री तक बनाने का काम किया। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश में पूर्व नेता प्रतिपक्ष, दमदार नेता, समाजवादी विचारधारा के बड़े अलंबरदार राम गोविंद चौधरी जी। सर धन्यवाद, बहुत स्वागत है आपका अपना हमें समय देने। धन्यवाद आपको। कैसे हैं आज? तबीयत ठीक ठाक है? ठीक है। स्वास्थ्य कैसा चल रहा है आजकल? बढ़िया है। बढ़िया चल रहा है सब? बढ़िया। क्या रहता है, पहले तो थोड़ा सा हल्की फुल्की शुरुआत करते हैं हम लोग। दिनचर्या क्या रहती है चौधरी साहब की? सुबह उठ के आजकल क्या कर रहे हैं? कैसा दिन कटता है? सुबह उठ के थोड़ा योगा करते हैं, उसके बाद अखबार पढ़ते हैं, चाय पीते हैं, फिर स्नान करके नाश्ता पानी करते हैं, उसके बाद काम पर चले जाते हैं। तो अभी तो विधायकी है नहीं, तो काम पानी क्या रहता है? पार्टी का काम है बहुत। विधायकी का काम अलग है, पार्टी का काम अलग है।
अच्छा। तो विधायक थे तो विधायक का काम करते थे, इस समय पार्टी का काम कर रहे हैं। कल ही पार्टी ने ड्यूटी लगाया था लखनऊ जिले के जो संविधान मान स्तंभ का जो कार्यक्रम था उसमें मैं मुख्य अतिथि था जी। तो पार्टी ज्यादा कदा हमारा कार्यक्रम लगाती रहती है, मैं उसको बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। सबसे पहले अब हम लोग पॉडकास्ट के कार्यक्रम की तरफ बढ़ेंगे। कैसे नेता बनने का सफर शुरू हुआ? 1985 में आप पहली बार विधायक बने, लेकिन उससे पहले जो राजनीतिक गतिविधियां थीं, क्यों राम गोविंद चौधरी ने सोचा कि नेता बना जाए और कैसे नेता बनने का ये सफर शुरू हुआ? 85 में नहीं, पहली दफा मैं 77 में एमएलए बना था और राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। मेरे चाचा जो है हमको इंजीनियर बनाना चाहते थे। अच्छा। लेकिन कुछ मित्रों ने हमको महामंत्री छात्र संघ का चुनाव लड़ाने की सलाह दे दिया। अच्छा। मैं बीएससी में पढ़ता था, बीएससी पार्ट 1 पास कर लिया था। हाँ। और उसी में लड़ गए महामंत्री का चुनाव छात्र संघ का और जीत गए। तो जब जीत गए तो ये मन में आया कि अब तो विज्ञान की पढ़ाई चल नहीं पाएगी। फिर मैंने 8 साल से नाम बीए में पार्ट 1 में लिखाया। फिर भी छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और उसमें भी जीत गया। इसी में देश में छात्र नौजवानों का महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी का आंदोलन गुजरात विद्यापीठ से प्रारंभ हुआ। मुरारजी भाई जो बड़े नेता थे उस समय 21 दिन छात्रों के समर्थन में अनशन पर बैठे थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी की तानाशाही के कारण उनका अनशन तोड़वाने नहीं गई, न उनकी बात मानी। देश के बड़े नेताओं ने जाके उनका अनशन तोड़वाया। फिर गुजरात विद्यापीठ के लड़के लोकनायक जयप्रकाश नारायण से संपर्क किए। उन्होंने कहा कि हम लोग के आंदोलन के आप अगुवाई कीजिए। उन्होंने कहा कि आपकी बात जायज है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, छात्र की फीस बढ़ गई है, मेस की फीस बढ़ गई है, लाइब्रेरी की फीस बढ़ गई है, लेकिन मैं तब अगुवाई करूंगा जब आपका आंदोलन अहिंसात्मक होगा। अच्छा। छात्रों ने उनकी बात को मान लिया और आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलन गुजरात से आते थे बिहार आ गया। छात्र युवा संघर्ष समिति का निर्माण हुआ, उसके अध्यक्ष हुए लालू यादव। बलिया में संयोजक हुए हम, छात्र युवा संघर्ष समिति। छात्र युवा संघर्ष समिति के सदस्य स्वयं जयप्रकाश जी ने हमको, एक हमारे मित्र थे दिवंगत हो गए भैया गौरी शंकर सिंह, उनको दोनों लोगों को बनाया। अच्छा। और आंदोलन चलता रहा, 1 साल जबरदस्त आंदोलन चला। इसी में इंदिरा गांधी में चुनाव जो 71 में लड़ी थी, प्रचंड बहुमत आया था। उनके खिलाफ राजा नारायण जी चुनाव लड़े थे। उन्होंने हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया था और चुनाव उसमें इंदिरा गांधी हार गए रिट में। और डर के मारे उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का यह कहना था कि इस आंदोलन में केवल छात्र और नौजवान भाग लेंगे, पार्टियां भाग नहीं लेगी, क्योंकि पार्टियों के आपस में विचार का टकराहट होगा, टूट जाएगा आंदोलन। लेकिन इमरजेंसी लगी तो इंदिरा गांधी ने सभी विरोधी दल के नेताओं को जेल में बंद कर दिया और लंबा चला इमरजेंसी। जैसे मैं ही 19 महीने के बाद जेल से निकला, जब इमरजेंसी लिफ्ट हो गई, इमरजेंसी उठा ली गई, चुनाव का घोषणा हो गया। जिस दिन अंतिम चुनाव का नॉमिनेशन था, चंद्रशेखर जी बलिया में नॉमिनेशन करने गए थे, उस दिन हमको सरकार ने छोड़ा। 19 महीना जेल रहे आप? 19 महीना से अधिक रहे लगातार। उसके बाद चुनाव में चंद्रशेखर जी के हम लोगों ने काम किया। 6 महीने के बाद जितने कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, चरण सिंह जी गृह मंत्री थे,
उन्होंने निर्णय लिया कि जब हर जगह एमपी जीत गए तो विधायक जनता का विश्वास कांग्रेस ने खो दिया है। उन्होंने विधानसभाओं को भंग कर दिया और 6 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ। उत्तरी भारत का टिकट का जिम्मा था चौधरी चरण सिंह को। चौधरी चरण सिंह ने टिकट बांटा। मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार सब वही टिकट बांटे थे। हमारे जगह एक दूसरे आदमी को टिकट दिए थे। गौरी भैया के क्षेत्र में भी दूसरे को दिए थे। लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने चंद्रशेखर जी से कहा कि राम गोविंद चौधरी और गौरी भैया बहुत बढ़िया आंदोलन किए हैं, इनको टिकट दीजिए। तब आप स्टूडेंट ही थे? स्टूडेंट ही थे, बीएड कर रहे थे। तो चंद्रशेखर जी ने दोनों टिकट उन लोगों का काट करके हमको और गौरी भैया को दिया। अच्छा। तब से संसदीय राजनीति का प्रारंभ हुआ। 77 में पहली दफे हुए। ये 77 की बात थी जब आपको पहली बार टिकट मिला और उसके बाद आप चुनाव लड़े चंद्रशेखर जी के कहने पे। हाँ, और लगातार 5 टर्म चुनाव जीते चिल्कहर विधानसभा क्षेत्र से। उसके बाद एक बार चुनाव हार गए, फिर बांसजी चल गए, 3 बार वहां से जीते और 3 बार कैबिनेट मंत्री रहे। 17 में नेता विरोधी दल माननीय अखिलेश जी ने हमको बनाया। मैंने उसको भी बखूबी निभाया। मुलायम सिंह यादव से मेरा संबंध 1977 से भी बढ़िया था। मुलाकात कब हुई थी नेताजी से? पहली मुलाकात 1977 में। कहाँ? एक ऐसा मामला था कि मैंने विधानसभा में सत्ता में रहते हुए उठाया उस मामले को और 2 दिन 3 दिन हम लोगों ने विधानसभा को ठप कर दिया। लोगों ने कहा कि आप लोग पार्टी से निकाल दिए जाएंगे। किस पार्टी में थे तब आप? जनता पार्टी ही थी। जनता पार्टी थी। सभी पार्टियां मर्ज कर गई थी कांग्रेस के खिलाफ। जनता पार्टी उसका नाम पड़ा। मुलायम सिंह भी उसी में ही थे? मुलायम सिंह जी भी उसी में थे। अच्छा। 77 में वो सहकारिता मंत्री बने थे। फिर जिस बात के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था विधानसभा में, उसमें मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव जी। अच्छा। तीसरे दिन उन्होंने घोषणा किया कि गोरखपुर के एसएसपी को हटा दिया गया, कोतवाल को सस्पेंड कर दिया गया और जो सिपाही राम गोविंद चौधरी से उलझा था उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। बात खत्म हो गई और मेरा 3 दिन का भाषण सुनने के बाद नेताजी ने अपने दफ्तर में हमको बुलवाया एक आदमी से। अच्छा। और उन्होंने कहा कि भाई आप तो बहुत बहादुर आदमी हो, बिना किसी डर भय के कि सत्ता में हो और सत्ता के खिलाफ 3 दिन तुम बोले हो, मैं तुमको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और कोई भी बात हो तो तुम हमसे बताना। तो मेरा संबंध उनसे उसी समय से प्रगाढ़ हो गया। और उनके सम्मेलन जब होते थे, बाद में जब उन्होंने पार्टी बनाया, तो समाजवादी जनता पार्टी थी जिसके अध्यक्ष थे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी मुलायम जी थे। वो देश के प्रधानमंत्री थे, चंद्रशेखर जी मुलायम से मुख्यमंत्री थे यहाँ। इन्हीं बात को लेकर थोड़ा सा मतभेद हुआ। चंद्रशेखर जी ने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में मुलायम सिंह यादव चूंकि मुख्यमंत्री थे, उसी पार्टी के थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। थोड़े दिन के बाद काशीराम से उनका समझौता हो गया, मुलायम सिंह जी का। तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन करके और काशीराम से गठबंधन कर लिया। तब इटावा में चुनाव लड़वाया गया था कांशीराम को? हाँ, इटावा से लड़े थे। नहीं, वो निर्दल लड़े, अपने पार्टी से। हाँ, मतलब सपोर्ट समाजवादी पार्टी ने किया नहीं था। अच्छा। समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट घोषणा की थी, लड़ रहे थे। अच्छा। लेकिन मामला उस चुनाव में हम लोग पूरे चुनाव में थे मुलायम सिंह के यहाँ सफाई में। हाँ। 1.5 महीना हम लोग रहे। अच्छा। वो चुनाव बहुत कठिन था। कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, किसी कीमत पर मुलायम सिंह को जितना नहीं देना चाहते थे। प्रकाश सिंह डीजीपी थे,
मुलायम सिंह ने हम लोगों से कहा कि डीजीपी से आप लोग मिलिए। सारे मुलायम सिंह के करकटाओं को जेल में बंद कर दिया जा रहा था। अच्छा। डीजीपी से हम लोग मिले, डीजीपी ने ऐसा बात किया कि अच्छा नहीं लगा हम लोगों को। मैं था, बलराम जी थे, चौधरी हरमोहन सिंह थे, हृदय नारायण दीक्षित से हम लोगों के पार्टी में थे। अच्छा। बाबूराव यादव थे, सदानंद अंचल थे, शिव कुमार बेरिया थे। लेकिन उसकी बात कतई हम लोगों को अच्छा नहीं लगी। कम से कम हमको तो नहीं अच्छा लगा। क्या बोले थे वो कह रहे थे कि गुंडों का जिले में आप लोग कैसे आ गए, ये सब थे। हमसे पूछा कि आपका घर कहाँ है। मैंने कहा कि मेरा घर बलिया में है। उन्होंने कहा कि बलिया तो मेरी ससुराल है, आप गुंडों के जिले में कैसे आ गए। मेरे बाद में बलराम यादव बैठे थे। उनसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। तो मैं आजमगढ़ से हूँ। तो भाई आजमगढ़ तो हमारा घर है, तुम गुंडों के जिले में कैसे आ गए। ये उनकी भाषा थी। और उन्होंने कहा कि अब मुलायम सिंह के गुंडई मैं नहीं चलने दूंगा। अच्छा। यहाँ पर पैर में नहीं, सीने पर गोली मरवाऊंगा। मैंने क्वेश्चन किया डीजीपी से कि क्या सभी बदमाश मुलायम सिंह के साथ हैं, कि जो उनको विरोध में लड़ रहा है उसके साथ कोई पाकिटमार भी है। ऐसे लोग उनका वोट मांग रहे हैं जो अभी एक हफ्ता पहले एक घर में डकैती डाले, उस घर को जला दिए, वो खुलेआम घूम रहे हैं। और मुलायम सिंह के सीधे साधे करकटाओं को जेल भेजा जा रहा है। से हम लोग तो आए थे आपसे न्याय मांगने, और आपकी भाषा एक दीवान से भी गई गुजरी भाषा है। आपकी जितनी ताकत हो मुलायम सिंह को हरा लेना। हम लोग जब तक खून का एक भी कतरा शरीर में रहेगा, या तो हम उनको जिताएंगे और तो यही समाधि ले लेंगे। ये कह दिया आपने डीजीपी? हम लोगों ने कहा। और मैंने कहा कि तुम्हारी मीटिंग का हम बहिष्कार करते हैं। अरे गजब। हम लोग उठ के चल दिए, कुछ लोग बच गए। तो मन में थोड़ा ये हुआ कि भाई जो खास थे मुलायम सिंह, वो बैठे रह गए। 10-15 आदमी हम लोग बाहर हो गए। अच्छा। दूसरे दिन खबर गया मुलायम सिंह का कि भाई जनरेशन मिसिल आ रहे हैं, आप लोग डीएम से मिलिए। तो हमारे मन में डर था कि जो मुलायम सिंह के बहुत खास है वो जरूर। उन्होंने कहा कि राम गोपाल जी भी आए हैं। राम गोपाल जी अपने कार्यकर्ताओं को जमानत कराने के लिए इलाहाबाद में बैठे रहते थे। अच्छा। उस समय ऐसा तंग था कि पुलिस जाती थी, यादवों को गांव में बेमतलब का लाठी चार्ज करके सबको मार के घायल कर देती थी। गांव में पुरुष नहीं रहते थे, केवल महिला रहती थी। इतना डर का माहौल था। इतना डर का माहौल। मतलब ये चुनाव क्या ऐसा था? लोकसभा का ही चुनाव चल रहा था? ये नहीं चल रहा था उस समय जो आम चुनाव हुआ। अच्छा। तो उसमें इटावा का चुनाव कैंसिल कर दिया गया है, चाहे एमपी का हो चाहे एमएलए का। सिर्फ मुलायम सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से? मुलायम सिंह यादव के चुनाव लड़ने की वजह से वो इटावा का चुनाव कैंसिल कर दिया गया, जबकि मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह। तो हम लोग गए, तो मैं मन में सोच रहा था कि भाई मुलायम सिंह राम गोपाल जी से बड़ाई कुचराई किए होंगे, शिकायत किए होंगे। हाँ, जो लोग वहां रह गए थे। कहे कि जो लोग वहां बैठे रह गए थे उन्होंने डीजीपी से कह रहे साहब छोड़िए, वो बलिया के हैं और हम लोग क्षमा मांगते हैं, उन्होंने गलती किया, ये किया वो किया। तो उसमें मैं सिगरेट पीता था। सिगरेट पीने के बहाने में पीछे हो गया और लोग चले गए। एक आदमी दौड़ के आया कि आपको राम गोपाल जी बुला रहे हैं। अच्छा। तो हमको मन में भय हुआ कि राम गोपाल जी डांटेंगे कि आपने चुनाव खराब कर दिया। लेकिन जब मैं गया तो राम गोपाल ने दौड़ को हमको छाती से छाती मिला लिया और कहा कि चौधरी साहब, मुलायम सिंह चुनाव जीते या हारे, आपने बदतमीज डीजीपी को ऐसी की तैसी कर दिया, हम लोग आज ही चुनाव जीत गए। क्या बात है। तो मन में थोड़ा जो संशय था वो खत्म हो गया। और तब से मैं मुलायम सिंह से मेरा संबंध बनते बनते कई बार मुलायम सिंह ने कहा, मैं बीच में 93 में चुनाव हार गया जी। तो उन्होंने कहा कि तुम हमारे पार्टी में आ जाओ, विधानसभा में अच्छा बोलते हो,
से जो राजनीति हो गई है जिस तरह की, अब जीत नहीं पाओगे। हाँ। मैंने उनसे कहा कि आप जानते हैं चंद्रशेखर जी हमको राजनीति में ले आए, हाँ। हमारे जनपद के हैं, कैसे उनको छोड़ूं। हाँ। तो मेरी बात से वो भी सहमत हो कि भी बात आप ठीक है कह रहे हैं, लेकिन हमारा आपका संबंध जो पहले से था वो बने रहेगा। मैंने कहा कि मैं जब जिंदगी जब तक जीता रहूंगा आपसे मेरा संबंध हो रहेगा। कई बार बीच में उन्होंने बुलाया हमको कि आ जाओ पार्टी में, लेकिन चंद्रशेखर जी को देख करके हमारा मन जो है, फिर जब चंद्रशेखर जी बीमार पड़े तो हम लोग गए थे देखने उनको, और हमारे क्षेत्र में जबरदस्त बाढ़ आई थी, जो नए क्षेत्र में मैं गया था। तो उनका ऑपरेशन टल गया, तो मैं चला बलिया के लिए, तो नीचे आया तो एक आदमी दौड़ के आया कि चंद्रशेखर जी आपसे बात करना चाहते हैं। अच्छा। तो मैं रुक गया हॉस्पिटल, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल मैं रिलीव हो जाऊंगा हॉस्पिटल से, घर आना बात होगी। दूसरे दिन भी गए तो उन्होंने कहा कि कल आना। हमने कहा कि साहब इतनी बाढ़ आई है, नया क्षेत्र है, जनता बहुत मारेगी हमको। कहे कि जनता मारेगी, भग काटेगी, आपको रुकना है, हमसे बात करनी है। मैं रुक गया। फिर जब तीसरे दिन गया तो अपने नाती के साथ खेल रहे थे, फिर उसको भी उन्होंने हटा दी, और हमसे उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुलायम सिंह अमर सिंह आए थे, 2-3 घंटे बैठे थे हॉस्पिटल में, और उन्होंने कहा कि सरकार बनानी है, और राम गोविंद चौधरी को आपके कहने से एक बार मैं मंत्री बना चुका हूं, और सरकार मेरी बने, मैं राम गोविंद चौधरी को मंत्री ना बनाऊं, हमको ठीक नहीं लगेगा। और कल्याण सिंह से और अजीत सिंह से गठबंधन हो गया। कहा कि राम गोविंद समाजवादी जनता पार्टी से अकेले जीते हैं, तो जब उनको मंत्री बनाया जाएगा तो वो लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को 75% हिस्सा चाहिए, तो आप कह दीजिए कि हमारी पार्टी वो ज्वाइन कर। अगर आप समाजवादी जनता पार्टी से लड़ाएंगे तो मैं समर्थन करूंगा, अगर आप कहेंगे कि समाजवादी पार्टी से लड़ाओ तो आप समर्थन कर दीजिएगा। समाजवादी जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी में राम गोविंद के लिए कोई अंतर नहीं। फिर मैंने ज्वाइन कर लिया, सरकार बनी, मंत्री बने, और तब से बिल्कुल नेताजी के साथ, जब तक वो मरे हैं तब तक मैं उनके साथ रहा। नेताजी याद एक बात थोड़ा मतभेद हो गया। वो भी मतभेद, मनभेद नहीं हुआ, मतभेद हुआ। जब पार्टी में झगड़ा लगा 17 में, तो मैं अपने क्वार्टर पर था, इसी बीच खबर आई कि अखिलेश यादव को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया। तो मैं न कभी नेताजी का नंबर रखा, न कभी अखिलेश जी का नंबर, आज भी मेरे पास नहीं है। अच्छा। जब हमको मिलने जाना होता है मुलायम से चाहे अखिलेश जी मिले, तो मैं टाइम लेके मिलने जाता हूँ आज भी। तो किसको फोन करते हैं आप? तो एक लड़का वहाँ था। अच्छा। ब्रजेश यादव, इसमें भाजपा में चला गया। हाँ। मैंने कहा कि अखिलेश जी का नंबर है? हाँ। तो कहा कि है। उन्होंने कहा कि मिलाओ। मिला, संजोग से वो फोन उठा लिए। अच्छा। तो मैंने कहा कि देखिए आपके साथ हुआ गलत, लेकिन मैं एमएलए रहूं न रहूं, मंत्री रहूं न रहूं, कुछ भी नहीं रहूं, मैं जब तक जीऊंगा आपके साथ बिल्कुल डट के खड़ा रहूंगा, आप घबराइएगा मत। और उसी लड़ाई में थोड़ा मुलायम सिंह से, एक दिन मुलायम सिंह बुलाए हमको और कहे कि चौधरी साहब आप पार्टी में हैं तब और नहीं थे तब मैं आपको बिल्कुल छोटा भाई की तरह से व्यवहार करता था। कहने कि आप करता था शब्द लगा रहे हैं। ये बताया कि आप कितनी बार कहे कि पार्टी ज्वाइन हमारा करिए, तो उन्होंने अंगुली में गना कहा कि मैंने 13 बार कहा है, आपने ज्वाइन नहीं। तो मैंने
क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा कि आप कहते थे कि चंद्रशेखर जी को मैं कैसे छोड़ूं। तो जब मैं आपसे कह सकता हूं कि चंद्रशेखर जी को कैसे छोड़ूं, और जब मैं आपके साथ आ गया हूं, तो आप जब तक जिएंगे मैं आपके साथ हूं। लेकिन ये जो आपके परिवार में जो लड़ाई लगी है, इसमें मैं वचन दे चुका हूं कि मैं अखिलेश के साथ रहूंगा। उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा बताइए, आप मुख्यमंत्री रहते, मैं आपका मंत्री रहता, और आपका विरोध करता तो आपको कैसे लगता? मैं इस्तीफा लिख के ले गया था, जेब में रखे थे। हाँ, मैंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अखिलेश है, अब मैं उनका मंत्री हूँ। एक मंत्री होकर तो उनका मैं विरोध में कतई नहीं कर सकता। आप भी मुख्यमंत्री थे तो आपका विरोध नहीं कर सकते थे। मैं अब इस्तीफा लिया हूँ, आप लीजिए, और मैं छोड़ दे रहा हूँ अखिलेश के साथ। उन्होंने मेरा इस्तीफा फाड़ दिया और कहता ठीक है जाइए। चले, तब से अखिलेश के साथ हैं। और फिर मेरा ये है कि जब तक जिंदगी रहेगी अखिलेश के साथ। नेताजी याद आते हैं? खूब याद आते हैं। नेताजी से नेता जैसा मिलना बड़ी, अगर चंद्रशेखर जी के बाद कोई नेता हमको मिला तो मुलायम सिंह यादव। नेताजी के पूरे जीवन में कोई एक ऐसी बात जो राम गोविंद चौधरी को ताउम्र याद रहेगी, उसको गांठ बांध लिया है कि यार ये बात नेता ने कही थी? नेताजी की हर बात गांठ बांधने वाली है। और नेताजी पता ना क्यों हमको बहुत मानते थे। आपसे बताया ना कि मैं समाजवादी जनता पार्टी में था, लेकिन जब समाजवादी पार्टी का उनका सम्मेलन होता था तो हमको खुद सूचना देते थे कि तुम हमारे सम्मेलन में आओ। तो मैं उनके हर सम्मेलन में जाता था, दूसरी पार्टी में रहने के बावजूद भी। जब आपको याद होगा, पता लगाइएगा, एक बार वो बैठ गए ये हजरतगंज चौमुहानी पर धरने पर बीच में, और हमको पता लगा तो तुरंत मैं चला गया उनके साथ, वहां बैठ गया उनके साथ। उन्होंने कान में कहा कि तुम दूसरी पार्टी में हो, यहाँ से जाके उधर खड़े हो जाओ, नहीं तो कहेंगे सबके सर्वदलीय, हमको अकेले बैठने दो। तो कोने पर जाके काफी हौसला, जो कोना है, मैं वहां खड़ा हो गया। तब तक तो इतनी जनता वहां पर भीड़ लगा दिया कि पूरा लखनऊ शहर बंद हो गया। और वहीं से चंद्रशेखर मुलायम सिंह की राजनीति जो है अप होने लगी। फिर कुशीनगर में किसान आंदोलन चल रहा था, उस पर पुलिस ने गोली चलाई और उसमें कई किसान मर गए। और नेताजी जा रहे थे भेंट करने, देवरिया डाक बंगले में रुके थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और ले जाके नैनी जेल में रख दिया गया। अब हम लोग भी उनसे नैनी जेल में मिले, कहे हम लोग क्या करें, हालांकि अभी हम थे दूसरे ही पार्टी में। तो उन्होंने कुछ नहीं, हमारा समर्थन करते रहिए आप लोग बाहर से। और तभी से नेताजी की राजनीति बढ़ी, और ऐसी राजनीति बढ़ी कि देश के एक नंबर नेता में गिने जाने लगे। मुलायम सिंह से और अखिलेश यादव को जब हम कंपेयर करते हैं तो आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी चीज है जिस चीज को अखिलेश यादव ने हूबहू नेताजी से कॉपी किया है? जैसे मुलायम सिंह यादव दयावान आदमी थे, गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते थे। लेकिन इधर जो मैं देखा हूं कि उनसे बहुत आगे बढ़ करके माननीय अखिलेश यादव गरीब असहाय बेसहारा पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ता को आर्थिक मदद दे करके उसकी मदद करते हैं। उसमें वो मुलायम सिंह से आगे बढ़ गए हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसे अखिलेश यादव को अभी नेताजी से सीखना बाकी है? सब चीज सीख लिए हैं, कोई चीज अब बाकी नहीं है जो अखिलेश जी राजनीति के हर कलाओं को जानकार न हो गया। और यही कारण है
कि 4 चुनाव हारने के बाद भी 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे और 22 हारे, लेकिन उनका चेहरा, उनका वचन, उनकी बोल, उनकी भाषा और नौजवानों और कार्यकर्ताओं से ऐसा लगाव है कि आज भी देश में एक आइकॉन नौजवानों के बने हुए हैं और आज के तारीख में देश में सर्वमान्य एक नेता के रूप में उभर चुके हैं। आपने चूंकि मुलायम सिंह और अखिलेश जी से कई जुड़े किस्से बताए, कुछ किस्से मेरे पास भी हैं, उसको अगर कुछ कमी हो, कुछ त्रुटि हो तो करेक्ट कीजिएगा। साल था 1990 का, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। अयोध्या का जो राम मंदिर का इशू था, उसमें 30 अक्टूबर 1990 में जब कार सेवकों पर गोली चलाई गई, 16 कार सेवक जिसमें मारे गए, इस फैसले को मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय लेवल पर, नेशनल लेवल पर विवादों में ला दिया था। लेकिन आप इकलौते ऐसे आदमी थे जो मुलायम सिंह के साथ खड़े थे। आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जरूरी था। साथ नहीं कहा था, उनके साथ मैं पैदल मार्च यहाँ से किए थे हम लोग। और जो बॉर्डर है बाराबंकी लखनऊ का, वहाँ बहुत लाठीचार्ज हुआ और सब हम लोग गिरफ्तार करके जेल में भेज दिए गए। मुलायम सिंह का ये निर्णय बिल्कुल सही था। देश लोकतांत्रिक देश है, इसमें सभी जाति वर्ग धर्म को रहने खाने पीने मकान पूजा पद्धति का अधिकार संविधान में दिया गया है। अगर वह टूट गया होता बरजा तो देश कलंकित हो जाता लोकतंत्र के मामले में। इसलिए मुलायम सिंह ने संविधान की रक्षा की, लोकतंत्र की रक्षा की और केवल 12 लोग मरे। आपको एक और याद घटना दिला दूं कि उस समय नरसिंह राव की सरकार थी। जब मस्जिद गिर गई, मुलायम सिंह के जमाने में मस्जिद के एक ईंटा भी नहीं गिरा, लेकिन कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हो गए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी शपथ दिया था और प्रधानमंत्री परिषद में भी दिया था कि मैं मस्जिद को गिरने नहीं दूंगा, लेकिन मस्जिद गिर गई। तो नरसिंह राव पर सरकार पर अविश्वास का प्रस्ताव हुआ। माननीय अटल बिहारी, मैं उस दिन गैलरी में बैठा था लोकसभा का, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने ये भाषण दिया कि मुलायम कल्याण सिंह कभी भी मुलायम सिंह नहीं हो सकते। मुलायम सिंह ने गोली चला करके 12 लोगों की मौत के घाट उतार दिया और जमुना सरजू नदी लाल हो गई। लंबा भाषण दिया उन्होंने। फिर चंद्रशेखर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि ठीक है अटल जी आपकी बात कि मुलायम सिंह कभी कल्याण सिंह नहीं हो सकते, कल्याण सिंह कभी मुलायम सिंह नहीं हो सकते। मुलायम सिंह ने गोली चलाई, लोकतंत्र की रक्षा की, संविधान की रक्षा की और दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा को बचा लिया। कल्याण सिंह ने गोली नहीं चलाई तो देश और दुनिया में 12 लाख से अधिक आदमी मरे, अरबों खरबों की संपत्तियां नष्ट हो गई देश में। कभी मुलायम सिंह कल्याण सिंह का सामना नहीं कर सकते। बड़ी बात कही उन्होंने। एक और भी बात है, आपको मुलायम सिंह यादव ने बलिया का शेर कहा था। साल था 1970 का, जब पुलिस ने उनके समर्थकों को रोक लिया था, रैली नहीं होने दी थी, आपने वो रैली करवाई थी, लाठी डंडे खाए थे। कहते उसमें जिंदा या मुर्दा 5000 रुपया इनाम भी हम पर रखा गया था। अच्छा, क्या था ये पूरी कहानी का जिक्र? वही इमरजेंसी वाले में जो आंदोलन चल रहा था जी, तो हम लोग पूरे जिले में इमरजेंसी लगने के बाद भी पहले दिन हम गिरफ्तार हो गए। एक ओकटेगंज चौकी है शहर की, उसी में हम लोगों को बैठा दिया गया। मैं उसको फान के भाग गया। अच्छा। चौकी से मैंने थाने से मैं उसकी दीवार फान के भाग गया और 3 महीना अंडरग्राउंड में आंदोलन चलाया। उसी में सरकार ने इनाम रख दिया 5000 रुपया, जिंदा या मुर्दा राम गोविंद को पकड़ो। रोज एसपीडीएम के बंगले पर हम लोग पोस्टर छाप देते थे। अच्छा।
और पूरे जिले के लोगों को हम लोगों ने जागृति किया। हाँ, और सबसे पहले हिंदुस्तान में बलिया में हाँ, हमने ही जेल भरो आंदोलन, लोगों को डर खत्म हो, जेल भरो आंदोलन मैंने शुरू करवाया। 4 जत्था भेजने के बाद संघर्ष समिति का ये निर्णय आया कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय में हड़ताल करवाना है, बंद करवाना है। बहुत नेताओं से हम लोगों ने बात की, कोई तैयारी नहीं हुआ, तो फिर हम ही को तैयार होना पड़ा। तो मुरली मनोहर स्नातक महाविद्यालय, उसी का मैं छात्र अध्यक्ष मंत्री सब रहा। मैं रात को हॉस्टल में आ गया, अब प्रिंसिपल ऑफिस के सामने मेज रख मैं खड़ा होकर भाषण देने लगा। सारा छात्र इकट्ठा हो गए। मैंने कहा कि जब भाषण का पुलिस लाठी चार्ज करेगी, मास्टर भी पीटे जाएंगे, लड़के पीटे जाएंगे, हड़ताल अपने आप हो जाएगी। एक पुलिस वाला ने हमारा हाथ पकड़ लिया, मैं तो इधर था, पीछे देखा नहीं। मैंने उसको एक चाटा मारा बहुत जोर से, वो गिर पड़ा। अच्छा। अब लाठी चार्ज शुरू हो गई। हाँ। वही जेल से वही मैं 19 महीने के बाद बाहर निकला। एक और किस्सा है साल 1980 का। बलिया में नेताजी की एक जनसभा थी। उसी समय बारिश हो गई और बताया जा रहा था कि, मैं पढ़ रहा था इसको, कि नेताजी का जो पांव था वो कीचड़ में फंस गया। उनकी चप्पल या जूता जो भी था वो कीचड़ में धंस गया, तो वो नंगे पैर हो गए। तो आपने उनको अपनी पीठ पे लाद लिया और फिर आप उसको लेके, नेताजी को लेके जो है बाहर निकले। 200 नया चप्पल खरीद करके मैं दिया। अच्छा, क्या ये पूरा मामला था? वो बहुत बारिश हो गई। हाँ। और चप्पलें पहनते थे, जूता नहीं पहनते। अच्छा। तो दोनों चप्पल पाक में उनका फंस गया। हाँ। और निकले नहीं जल्दी। हाँ। तो मैंने कहा कि छोड़ दीजिए इसको। मैंने उनको पीठ पर लादा। हाँ। और तो जहाँ पर सूखा था वहां ले गया, फिर खरीद के चप्पल मंगवा करके तो पहना करके उनको भेजा। अब थोड़ा सा और करीब आ जाते हैं। 2017 का आपने जिक्र किया था, जब ये पूरा कंट्रोवर्सी चल रही थी पार्टी में। इसमें जब आपको नेता सदन बनाया गया, तो ये उस समय का फैसला था जब शिवपाल यादव और आजम खान जैसे बड़े नेता थे, उनके ऊपर आपको सक्सीड किया गया, उनके ऊपर तवज्जो आपको दी गई। और उस समय मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव से कहा था कि राम गोविंद जैसे लोग पार्टी की रीढ़ हैं जो कभी विश्वासघात नहीं करते। नेताजी ने इस बात को अखिलेश जी से कहा और उसके बाद आपको नेता सदन बनाया। हमको भी विश्वास नहीं था। नेता सदन है, नेता विरोधी। हाँ, सॉरी, नेता विरोधी दल। तो हम कभी सोचे ही नहीं थे कि इतने सीनियर, हमसे सीनियर तो कोई नहीं है। सही बात ये है। आजम खां भी 80 में आए विधानसभा में। शिवपाल जी 96 में आए विधानसभा में। मेरे साथ का आज तक एक ही आदमी है, अवधेश प्रसाद। वो भी 77 में MLA या मंत्री दोनों हो गए थे। लेकिन ये हमको विश्वास नहीं था कि हम नेता विरोधी दल हो जाएंगे। कतई मन में सोचे ही नहीं थे। तो मैं बैठे थे अपना क्वार्टर में, तो एक हमारा मौसी का लड़का है राजेंद्र यादव। अच्छा। तो वो आके हमसे कहा कि आप नेता विरोधी दल हो गए। हमने कहा तुम पागल हो गए हो, हम क्यों नेता विरोधी दल हो जाए? आजम कहा है, शिवपाल जी। अच्छा, इसके लिए जो बैठक बुलाई गई थी पार्टी कार्यालय में, जब आपको ये अनाउंस कर दिया गया, उसमें शिवपाल यादव से भी कुछ आपकी गर्मा गर्मी हो गई थी। शिवपाल जी ने कहा था कि तुम बलिया में रहो, लखनऊ की गर्मी तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी। नहीं, ये कोई बात नहीं है। ऐसा कोई कुछ जो बैठक हुई उसमें नेता विरोधी दल की कौन होगा नहीं होगा इसकी कोई चर्चा ही नहीं है। विधानमंडल दल की बैठक हुई, उसमें आजम खान साहब भी थे, शिवपाल साहब भी थे। लेकिन नेता विरोधी दल कौन बनेगा नहीं बनेगा इस बात की कोई चर्चा हुई नहीं। अखिलेश जी को आप क्या कहते हैं? भैया कहते हैं? हम अखिलेश जी कहते हैं। हाँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। हाँ। अखिलेश जी नहीं कहते, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं। अखिलेश भैया नहीं कहते? नहीं। जब तक मुलायम सिंह के साथ थे। इसलिए जी मैं इसके खिलाफ हूँ। जो लोग भैया कहते हैं वो गलत कहते हैं। अच्छा। आज अखिलेश जी देश के एक माने जाने नेता हो गए। पद की प्रतिष्ठा होती है।
वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं कितना हूँ सीनियर हूँ, लेकिन पद उनका बड़ा है, इसलिए मैं उनको हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कहता हूँ। एक और बात है, पहले जब वो MP थे, हम लोगों से मुलाकात होती थी तो वो पैर छूते थे, अखिलेश जी। जब मुख्यमंत्री हो गए, हम गए मिलने तो फिर चूंकि मैंने रोक दिया। मैंने कहा कि आप सुनिए, आप हमारे मुख्यमंत्री हो गए, आज के बाद कभी भी आप ये काम नहीं करेंगे। अच्छा। क्योंकि मुख्यमंत्री बड़ा पद है, मैं उनका मंत्री था। उस समय MP थे, हम MLA थे, तो ठीक थे, लड़के थे, करते थे। लेकिन जब पद मिल गया तो पद भारी है। मैंने उनको बिल्कुल मना किया कि आप ये काम आज से नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग आपको प्रणाम करेंगे। अब मैं प्रणाम करता हूँ। अच्छा, 2016-17 का जो इंसिडेंट रहा, बताया जा रहा है कि जो बात आपने भी कही कि एक बंद कमरे में आप थे, शिवपाल जी थे, आजम थे, अखिलेश जी थे और एक आध और बहुत चुनिंदा लोग थे। जब आपने अखिलेश यादव की साइड ले ली तो मतलब उन्होंने कहा, आजम खान ने, चूंकि शिवपाल जी ने इस बात का विरोध किया था, बड़ा भमचक चल रहा था, तो उसमें था कि आजम खान ने अखिलेश यादव का बचाव किया। इस बीच आपने दोनों को शांत कराते हुए नेताजी का एक किस्सा सुनाया और कहा कि समाजवादी कभी टूटते नहीं, बस बहस करते हैं और फिर एक हो जाते हैं। याद है? मैं कहा था। क्या हुआ था कमरे में? कमरे में यही बात हुई थी, और आजम खां किधर भी नहीं थे, वो नेताजी के साथ थे। वो नहीं चाहते थे कि पार्टी में झगड़ा लगे या मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। लेकिन हम लोग बिल्कुल जीव पाए थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी बने, क्योंकि नेताजी की उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो एक नेतृत्व समाजवादी पार्टी को चाहिए थी उत्तर प्रदेश में। वो व्यक्ति नेतृत्व का गुण अकेले अखिलेश यादव में था, उत्तर प्रदेश पार्टी में किसी के पास नहीं था। तो वहां बहस हुई। मैंने भी इस बात को कहा कि भाई, मुलायम सिंह के भी अंदर की इच्छा है कि अखिलेश अध्यक्ष हो जाए। इस पर लोग चुप हो गए। बाद में मीटिंग हुई, जिस दिन सम्मेलन था उस दिन आजम खां मुलायम सिंह के लेके चले गए अखिलेश जी की। तो फिर जब लौट के आए तो थोड़ा मनहूस था थे। हम लोग कहा कि नहीं, सम्मेलन होगा। और सम्मेलन हुआ। अध्यक्षता करने थे जो उपाध्यक्ष हैं बंगाल वाले, क्या उनका नाम है, उनको अध्यक्षता करनी थी, वो लेट कर दिए। राम गोपाल जी संचालन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि राम गोविंद चौधरी अध्यक्षता करेंगे। मैंने अध्यक्षता की, और उसी मैंने राम गोपाल जी से कहा कि कोई प्रस्ताव नहीं, केवल एक प्रस्ताव ले, श्री अखिलेश यादव जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। बस ये प्रस्ताव पास हो गया। अब मुझे प्रसन्नता हुई कि मेरी ही अध्यक्षता में पास। शिवपाल जी को ये बात बड़ी अखर गई थी कि उन्होंने संघर्ष किया नेताजी के साथ, भाई थे, उनको लगता था कि नेताजी के बाद पार्टी उनके हाथ में आनी चाहिए थी। अब तो उस परिवार का मामला है, आपकी व्यक्तिगत, लेकिन जनता की इच्छा थी अखिलेश यादव के साथ। पूरी जनता की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता, नेता, जनता, और उस बात पर अखिलेश यादव खरा उतर गए। और यही कारण था 2017 में चुनाव को हारने का, परिवार की आपसी अंदर कलह। हारने का तो यही कारण होता, हारने का यही कारण होता। अगर आपसे परिवार में झगड़ा नहीं हुआ होता तो दोबारा सरकार बनी होती, अखिलेश यादव फिर मुख्यमंत्री बने होते। झगड़ा लगाया अकेले अमर सिंह ने। अच्छा, क्यों? पार्टी को पता नहीं, पार्टी को तोड़ फोड़, झगड़ा, एक दूसरे से लड़ाने का काम केवल जो मेरा सोच है, हालांकि अमर सिंह से मेरे बड़े बढ़िया संबंध थे,
क्योंकि चंद्रशेखर जी के वो भी उठते बैठते थे रोज, हमको भाई साहब कहते थे। बाद में तो उन्होंने भी तो अपनी पार्टी बना ली थी। पार्टी बना ली, पद यात्रा भी की, खत्म भी कर दिए। अपने सबसे करीबी दोस्त के खिलाफ चुनाव भी लड़वा दिया था रामपुर में ही। और जीत भी गई थी। कहाँ जीत पाई थी? वो हार गई। हाँ, जयप्रदा जी हार गई थी। अब आपके साथ कई मतलब पूरे राजनीतिक जीवन में बातें तो बहुत सारी, लेकिन आपके साथ जो विवाद है वो बहुत कम है। विवाद भी जो जुड़े हैं वो आपके भाषण से ही जुड़े हुए हैं। एक बार आपने विधानसभा में योगी सरकार पर बड़ी तीखी बात कह दी थी कि सबसे बड़े आतंकवादी उस तरफ बैठे हैं और कई आतंकवादी तो मुख्यमंत्री भी बन गए। इसलिए कि बार बार मुख्यमंत्री जी इस बात को कहते थे कि जब से मेरी सरकार आई है तब से सांप्रदायिक दंगा एक भी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी या समाजवादी विचारधारा के लोग सभी जात वर्ग धर्म को समान मानते हैं। और मुख्यमंत्री जी असत्य प्रलाप कर रहे थे, वो दोष दे रहे थे समाजवादी पार्टी पर। तो हमने कहा कि दंगा इसलिए नहीं हो रहा है कि सारे दंगाई तो सत्ता में आ गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी खुद दंगाई थे, खुद दंगा करवाते थे तो दंगा होगा कैसे? सदन में भी, संसद में भी आपने संसद को लेकर के भी बात कही थी। जब सांसदों का निलंबन हो गया था, आपने कहा लोकतंत्र का निलंबन हो गया था। सांसदों का जब निलंबन हो गया था 2023 में, तब आपने कहा था कि लोकतंत्र का निलंबन हुआ, एक बड़ा इशू बना था ये। हाँ, हो गया था। लोकतंत्र का निलंबन हो गया था और पुनः समाजवादियों ने लोकतंत्र को वापस किया। एक बार 2024 का जिक्र है जब स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी पार्टी में थे, समाजवादी पार्टी में, और एक बड़ा विवाद चल रहा था रामचरितमानस को लेकर के। वो राष्ट्रीय महासचिव थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मुझे लगता है पूरी पार्टी में इकलौते शख्स आप थे जो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे थे। आपने कहा था बड़े संघर्ष से निकले हैं, इनका निलंबन वापस होना चाहिए। चिट्ठी लिखी थी आपने। बलिया में था तो मैंने पढ़ा अखबार में कि स्वामीनाथ मौर्य जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिए। तो मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात किया था कि स्वामीनाथ मौर्य का, स्वामी प्रसाद मौर्य, स्वामीनाथ मौर्य, स्वामी प्रसाद, स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा स्वीकार न करें। हाँ, वो एक संघर्षशील और पुराना नेता है। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य के भी राजनीति मुलायम सिंह से ही शुरू है। हाँ, पहले मुलायम सिंह जी के ही साथ थे। अच्छा। और मैं आया, बड़ा समझाया भी, उनके घर गया मौर्य जी के। अच्छा। ये कदम आपका ठीक नहीं है। हाँ। आप पार्टी में बने रहिए। तो हमसे तो कहा कि ठीक है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को बीच में आपकी बात को रखूंगा। हाँ। वो माने नहीं, इस्तीफा दे दिए। देख लिया आज क्या दशा हो गई। मगर उनके इस विवाद की वजह से आपकी पार्टी में भी तो अलगाव हो रहा था। खास करके ब्राह्मण नेता विरोध कर रहे थे, मनोज पांडे और ये सब। नेता विरोध नहीं कर रहा था। जो विरोध कर रहा था खुद भाजपा का एजेंट था, भाजपा में चला गया, मनोज पांडे। हाँ। मनोज पांडे से इन एक जिला के लोग हैं। हाँ। उसी क्षेत्र से मुलायम सिंह, स्वामी प्रसाद मौर्य भी एमएलए हुए थे। हाँ, ऊंचाहार से। तो केवल वही विरोध करते थे और कोई नहीं विरोध। तो ये विरोध उनका राजनीतिक कारण था, रामचरितमानस नहीं थी? राजनीतिक कारण, अब वो काजरे रामायण पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे मनोज पांडे। हाँ। हम लोग तो स्वयं सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। और रामायण भी है, गीता भी है, भागवत गीता भी है, महाभागवत भी है, सब लोग हम लोग रखे हैं। मैंने मनोज पांडे से बात की थी, वो कहने लगे कि उस पार्टी में दम घुट रहा था, वहां पर सनातन धर्म का विरोध हो रहा था, हमारे लोगों को अयोध्या दर्शन करने नहीं जाने दिया जा रहा था, और एक शख्स जो रामचरितमानस पर इतना कुछ कह रहा था उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। रामचरितमानस पर वो नहीं, बहुत दिन से चल रहा था। एक राम स्वरूप वर्मा थे, कानपुर के, कई बार नेता रहे, समृद्ध गौरव में मंत्री भी रहे। वो भी इस विवाद को उठाए थे। ललई यादव एक नेता थे, वो भी उठाए थे, कोई नया नहीं उठा है। उसी बात को स्वामी प्रसाद मौर्य ने दोहराया था कि आखिर में ये शब्द क्यों हम लोगों के लिए लिखा गया है।
मनोज पांडे को न सनातन धर्म का ज्ञान है, न हिंदू धर्म का ज्ञान है। केवल राजनीतिक कारण से जो कुछ भी आज वो है मुलायम सिंह की देन है। जब इन दोहरी सदस्यता के कारण से सोनिया गांधी इस्तीफा दे दिया था, दोबारा चुनाव हुआ था, उपचुनाव, जिसमें बेनी प्रसाद वर्मा जी का दामाद लड़ रहा था हम लोग की पार्टी से, और बरेली विधानसभा का मैं भी प्रभारी था। उसमें मनोज पांडे वहाँ नगर पालिका के चेयरमैन थे। हम गए उनके यहाँ, आप हम लोगों की मदद करिए। उन्होंने कहा कि संभव नहीं है। अब दूसरा ही चुनाव में मुलायम सिंह का पैर पकड़ करके टिकट लिया, टिकट उन्होंने दे दिया उनको, तब से लगातार टिकट देते रहे, मंत्री बनाए। कौन तना गुणवान है वो? उन लोगों का पहले से अब प्लानिंग था। हाँ, जो मन की भावना है तो उधर थे, शरीर इधर थी। और बाकी के जो दो थे अभय सिंह और राकेश, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने बाद सबसे बड़ा पद उन्होंने मुख्य सचेतक उनको बनाया। अब पूरा विधानमंडल दल की जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी। धोखा दे दिया, धोखा दे दिया। अब मुलायम सिंह अखिलेश यादव धोखा खाने के आदी हो गए। जिनको बढ़ाते हैं वही धोखा देता है। और ये जो दो लोग थे इनके साथ जो गए, इनके राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह, यही तो सुने। राकेश प्रताप सिंह के फिर राजनीति शुरू है मुलायम सिंह के कारण से। प्रमुख बनवाए वो, पहला बार टिकट दिए वो, लगातार टिकट दिए, क्षेत्र विरोध करता रहा तो भी हमेशा टिकट राकेश प्रताप सिंह को उन्होंने दिया। अभय सिंह जेल में थे, लोग उनको प्रदेश का बड़ा क्रिमिनल मानते थे, उसके बावजूद भी मुलायम से उनको टिकट देकर के एमएलए बनाया। ऐसे लोगों को क्या बात करते? तीनों हमारे साथी है। राकेश से अच्छा हमारा संबंध है, अभय सिंह से भी अच्छा संबंध है, आज भी है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इन लोगों ने जितना जबरदस्त धोखा दिया है, माननीय अखिलेश जी को कोई दे नहीं सकता। सब और मैं तो गवाह हूं, हमारे सामने कह दे कि इनको कोई रोका था अयोध्या जाने के लिए। स्वयं माननीय अखिलेश जी ने ये कहा था कि हमको भी जब फुर्सत लगेगी तो मैं अयोध्या जाऊं। लेकिन हमारे सामने आके कहा न दे कि कब कहे थे अखिलेश जी की किसी को अयोध्या नहीं जानी है, नहीं जाना है। एकदम असत्य बोलते हैं। एक और हैं ओम प्रकाश राजभर, 22 में आपके साथी थे। उनकी बात छोड़िए, जितना पूछा ठीक है, ऐसे लोगों के विषय में हम लोग बात नहीं करते। जयंत चौधरी पश्चिम में 22 में आपके साथ। जयंत चौधरी का खानदानी ये काम है जो उन्होंने किया है। उनके बाबा ने कांग्रेस तोड़ के मुख्यमंत्री बने। अजीत सिंह ने तोड़ दिया पार्टी को जनता दल में, और मुलायम सिंह को अजीत सिंह केंद्रीय कार्यालय ने मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री घोषित किया था और खुद आके लड़ गए। फिर एक साथ लोग हुए, उनको राज्यसभा भेजे, और केवल चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का नाम रख दिया कांग्रेस ने, तो कांग्रेस में चले गए। जयंत चौधरी को भी राज्यसभा भेज दिया, तभी अपना अब एमएलए जिता ले, कितना जिता लेंगे। और जब राज्यसभा चले गए तो भारत रत्न, अरे भारत रत्न कोई तुमको तो मिला नहीं है, भारत रत्न के अधिकारी थे तो मिला। अगर प्रधानमंत्री मुलायम सिंह हुए होते तो कभी भारत रत्न दे दिए होते। और मुलायम सिंह यादव जी ने तो ऐसा काम किया, भारत रत्न तो लोग भूल जाएंगे,
आज याद है कल भूल जाएंगे। लेकिन जो उनकी मूर्ति बनाया विधानसभा के अंदर, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो जयंत चौधरी का खानदानी ये काम है, जिस पार्टी उनको बढ़ाती है उसी को धोखा लोग देते हैं। ओम प्रकाश राजभर पे एक जवाब मुझे आपसे दे दीजिए। 2022 में जितनी सीटें आपने दे दी उनको, 30-33 सीटें दी थी, और लड़े और अच्छे खासे विधायक जीत गए, आपको लगता है कि इस बार के चुनावों में 27 में अगर वो भाजपा के साथ रहते हैं तो इतना हकदार वहां बन पाएंगे? भाजपा उनको देगी इतना? अब तो भाजपा जाने, अब भाजपा की बात हम क्या बता सकते हैं कितना, क्योंकि जिस कॉन्सेप्ट के साथ वो 22 का चुनाव लड़े थे, जहूराबाद से वो खुद विधायक थे, भाजपा के खिलाफ थे, अखिलेश जी साथ थे, तो भाजपा का विरोध करते करते, भाजपा को गाली देते देते जनता का समर्थन मिला। जनता ने तो भाजपा के खिलाफ वोट दिया था ना उनको। हाँ। अखिलेश जी के साथ पे थे वो, बाद में वो भाजपा की गोदी में जाके बैठ गए। प्रधानमंत्री को गाली दिए हैं, गृह मंत्री को गाली दिए हैं, मुख्यमंत्री को गाली दिए हैं, किसको छोड़े हैं? अखिलेश को गाली दे दिए। तो गाली देना उनका स्वभाव है, राजनीतिक स्वभाव है उनका, और उनके दोनों बेटों का भी। लेकिन हम यही प्रार्थना करेंगे कि इस पर उनको पुनर्विचार करना चाहिए। राजनीति में गाली गलौज अब शब्द की कोई मान्यता नहीं है। मौका है वापसी का उनका? अभी भविष्य के कौन जानता है कब क्या होगा। राजनीति में कोई चीज अस्थायी नहीं होती है। 27 की क्या तैयारी है? चुनाव लड़ेंगे? 27 में जनता मन बना लिया है। 12 से 17 तक मुख्यमंत्री के रूप जो माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया, और 17 से लेके आज तक जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने काम किया है, तो हर जाति वर्ग धर्म का लोग इस बात को तालमेल मिला करके निर्णय लिए हैं कि सबसे अच्छा विकास के लिए उत्तर प्रदेश का अगर कोई व्यक्ति है तो वो है माननीय अखिलेश यादव जी। आप चुनाव लड़ेंगे? और 27 में कोई रोक नहीं सकता, अगर लूट नहीं हुई तो, कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक दे। अब उसके बाद अगला जब लोकसभा होगा तो उनको प्रधानमंत्री भी होने से कोई रोक नहीं सकता। अभी तो मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य है ना? हाँ। तो चुनाव लड़ेंगे राम गोविंद चौधरी? लड़ेंगे। बांसडी से ही? बांसडी से पूरा। इस बार तो केतकी सिंह ने हरा दिया, क्या सरकमस्टांसेस रहे, क्यों हार गए चुनाव? अब उसके कई कारण है, उस पर क्यों जाएंगे, बस चुनाव हार गए बस। अच्छा, 27 में गठबंधन की बड़ी बात हो रही है कांग्रेस को लेकर के। अखिलेश जी इस बात पर बार बार कह रहे हैं। आपको लगता है क्या बिना कांग्रेस के आप चुनाव लड़ पाने में सक्षम नहीं? हम सक्षम हैं। फिर क्यों ये बात है कि कांग्रेस के साथ ही लड़ना है? जब एक तानाशाह को तानाशाही से जनता उब जाती है, आतंकवाद का वातावरण हो जाए, लोकतंत्र खत्म हो जाए, संविधान मिटाने की बात चलने लगे, बेरोजगारी बढ़ जाए, भ्रष्टाचार बढ़ जाए, घूसखोरी बढ़ जाए, किसान की दशा बदहाल हो जाए, मजदूर की दशा बदहाल हो जाए, तो उस तानाशाह को हटाने के लिए सभी पार्टियां एक होती है। जैसे इंदिरा गांधी जब तानाशाह का रूप अख्तियार कर लिया तो जनसंघ भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। और आज वही जनसंघ जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जा रही है, इंदिरा गांधी से 100 गुना बड़ा तानाशाह, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य में फेल है सरकार। इसलिए अब इस तानाशाह को हटाने के लिए किसी से भी हाथ मिलाया जा सकता है। लेकिन आप कहते हैं गठबंधन करेंगे। कांग्रेस के एक नेता है इमरान मसूद, सांसद हैं, वो लगातार अखिलेश जी और गठबंधन को लेकर के मोर्चा खोले हुए हैं। आपको नहीं लगता चाबी ऊपर से ही भरी जा रही है उनमें, तभी वो बोल रहे हैं? वरना किसी क्षेत्रीय नेता की हैसियत है कि वो राष्ट्रीय नेतृत्व के खिलाफ या उनकी? कांग्रेस के कई एमएलए हैं। अरे एमएलए छोड़िए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नहीं, कई है 3-4, ज्यादा कहाँ?
पार्लियामेंट के कहे हैं। हाँ, इस बार तो साथ उत्तर प्रदेश में 6। किसके कारण से है? तो कुछ लोगों को बोलने की हैसियत है। अगर कांग्रेस अकेले लड़ेगी तो फिर वही जो वर्तमान एमएलए है वही जीत के आएंगे। तो वो क्यों बोल रहे हैं फिर ऐसा? उनकी बोलने की आदत है। जैसे आपने राजभर जी की बात कही, कुछ लोगों की बोलने की आदत है। मगर बिना हाईकमान के परमिशन के आपको लगता है वो बोल पा रहे हो? तभी तो हाईकमान को तोड़ लेना चाहिए गठबंधन। क्यों बुलवाए किसी से? तो अपने मन से बोल रहे होंगे वो। अब अपने मन से बोलने वाला है कमान। अगर अपने मन से बोल रहे हैं तो पार्टी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? मैं ये जानता हूँ कि अगर किसी से बिना गठबंधन की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़े तो जनता बिल्कुल साफ उसको नकार देगी। अच्छा, इसीलिए अब आप छोटे छोटे लोगों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर पलट गए, उधर संजय निषाद को बनाया वो पलट गए, उधर जयंत चौधरी को बनाया वो पलट गए, उधर 2-4 और छोटे छोटे गठबंधन वाले फायदा लेके चले गए। आपने सोचा अब ठीक है, कम से कम एक आदमी को अपने साथ रखो, मजबूत रखो। वो भी रहना चाहेगा तो समाजवादी पार्टी अपने बल पर 27वीं सरकार बनाएगी। आजम खान साहब को लेकर क्या सोचते हैं, जिस तरीके से उनके साथ मामला चल रहा है? आजम खान के साथ बहुत बुरा हुआ और हो रहा है। मैं उनकी पत्नी उपचुनाव लड़ रही थी तो हमको ही प्रभारी बनाया गया था और एक मीटिंग थी। कई ऐसी बैठकें, कई ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जिसमें नेता विरोधी दल, माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी एक मंत्री को मनोनीत करते रहते हैं। तो मीटिंग थी, मैं गया था। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी मैं रामपुर में जा रहा हूँ, वहाँ मैं प्रभारी हूँ और मैं इस बात को जरूर विश्वास करूंगा कि वहाँ आप निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। ये आपने योगी जी से कहा था? योगी जी से। तो एक अधिकारी ने कहा, नाम नहीं लेंगे, बड़ा उनका चहेता अधिकारी है, हमारा भी बहुत संबंध अच्छा है उस अधिकारी से। तो उसने कहा, अरे मुख्यमंत्री तो एकदम इसमें कुछ मैंने कि सुनो, आजम खां मुर्गी चुराने वाले हैं, आजम खां बकरी चुराने वाले हैं, आजम खां किताब चुराने वाले हैं, ये मुकदमा कौन लिखवा रहा है? चुप रहो। तो डांटा मुख्यमंत्री उनको। लेकिन उसके बावजूद भी घनघोर बेईमानी हुई वहां, तो भी आजम खां की पत्नी जीती। फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव था, फिर हमको प्रभारी बनाकर वहां भेजा गया। 19 मेंबर हम लोग के साथ थे, 7 मेंबर भाजपा के थे और जब काउंटिंग हुई तो हमको 7 मिला, उनको 19 मिला। बदल दिया गया था? बदल दिया गया। अच्छा, आजम खान को लेकर के कौन सा ऐसा अपराध किया है आजम खान ने? कितने दिन से जेल में है? न 302 किए हैं, न 307 किए हैं, न बलात्कार किए हैं, न कोई ऐसा काम किए हैं। इसलिए कि एक समाजवादी पार्टी के कदावर नेता है, अगर इनको दबा दिया जाएगा तो समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। लेकिन जितना ही आजम खां के परिवार को दबाया जाएगा, लोगों में इतना गुस्सा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर। आजम खान को लेकर के एक बात और भी चल रही है। तमाम लोग कह रहे हैं, अभी उनकी पत्नी उनसे मिलने गई थी सीतापुर, बेटे अब्दुल्ला आजम गए थे, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या आपको अखिलेश यादव पर भरोसा है तंजीम फातिमा से? तो उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है। भाजपा इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रही है कि अखिलेश यादव ने आजम खान की मदद नहीं की, वो जितना कर सकते थे। जितना माननीय अखिलेश यादव ने मदद की है कोई कर नहीं सकता। 2-2, 3-3 बार उनके घर, उनके परिवार से मिलने गए। सबसे पहले जेल में मिलने गए। साइकिल यात्रा उन्होंने थोड़ी देर चलाई और साइकिल यात्रा शुरू करा। विधानसभा में बोले
मैं जितना दिन नेता विरोधी दल रहा, हर विधानसभा इस मामले को उठाया। तो ये भाजपा चलाती है और कांग्रेस के लोग भी चलाते हैं। अब ये भी चल रहा है, लेकिन मुख्य धारा से कोई हट करके सफल नहीं होता है। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि वो सपा में एक बार मुख्य धारा से आजम खान साहब भी किन्हीं कारणों से हट गए थे। लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी। लेकिन फिर उनको वापस मुलायम सिंह ने लिया। तो आजम खान कहीं जाने वाले नहीं है, लोगों की ये भावनाएं हैं, क्योंकि आजम खान सच्चे राजनीतिज्ञ है, समाजवादी हैं, छात्र नेता रहे हैं, ईमानदार हैं, बेईमान आदमी न कूद फान करता है। आजम खान का घर जाके देखिए, जो उनके बाप दादा का घर था वही घर आज भी है। तो आजम खान के विषय में जो लोग अफवाह उड़ाते हैं बिल्कुल गलत है। आजम खान का संबंध मुलायम सिंह के परिवार से बिल्कुल पारिवारिक संबंध है। पार्टी छोड़ने वाली जो बातें अफवाहें हैं वो बिल्कुल अफवाह है, कभी ऐसा आजम खान साहब कर ही नहीं सकते। बृजभूषण शरण सिंह आजकल बड़ी अखिलेश जी की तारीफ करते हैं मुलायम से। बृजभूषण शरण सिंह पूर्व सांसद, गोंडा बलरामपुर वाले। नहीं, जो भी निष्पक्ष होगा और पार्टी से ग्रसित नहीं होगा, मन से मलिन नहीं होगा, वो हर आदमी अखिलेश यादव की बड़ाई करेगा। अखिलेश यादव किसी का बिगाड़ा नहीं है। अखिलेश यादव किसी के संबंध में अब शब्द बात का प्रयोग नहीं किए। अखिलेश यादव पक्ष हो विपक्ष हो सबसे संबंध बनाते हैं। मैं गवाह हूं, 12 से 17 के बीच जितना काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में नहीं कराए होंगे, उससे अधिक भारतीय जनता पार्टी के एमएलए लोगों ने उनसे अपने क्षेत्र में काम कराया। अब बृजभूषण ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको लगता है कि उनका भी कुछ हृदय परिवर्तन दिख रहा है आपको? अभी बड़े 3 साल के बाद लगभग वो मुख्यमंत्री से आके मिले थे। बृजभूषण सिंह पहलवान है। अब पहलवान में एक नंबर यादव जाति के लोग होते हैं, तो उनका हमदर्दी है पहलवानों से। पहलवान मतलब यादव या ठाकुर या नट, 3 जात के लोग अधिक पहलवान होते हैं। और बृजभूषण सिंह में आदत है सही बात बोलने की, चाहे कोई विषय भी हो वो सही बात बोलते हैं। हम लोग तो भी अच्छे संबंध है, तो सही बात जो है उनको कहना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि भगवान ने उनको सब कुछ दिया है। पद दे दिया, लड़के को भी पद दिया, दोनों बेटे, एक सांसद एक विधायक हो गए। लक्ष्मी माँ की भी कृपा उन पर बहुत है। तो फिर उनकी कमी किस बात की होगी झूठ बोलेंगे? उनका जो हृदय की आवाज है वो निकल गया। अखिलेश जी, जो बात योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की सरकार, जो एक बात जो आपने कहा कि इतने दिन के बाद मुख्यमंत्री से मिले हैं, इसी बात को सुन करके मुख्यमंत्री जी ने उनको खुद बुलाया। बताया जा रहा 3 बार फोन किया गया यहाँ से बृजभूषण जी को कि मिलने आओ। तीसरी बार के बाद वो आए मिलने। अच्छा, ये जो अखिलेश जी दिल्ली और यूपी के इंजन और डिब्बे टकराने की जो बातें कहते हैं, कैसे देखते हैं आप इनको? क्या वाकई में मुख्यमंत्री में और दिल्ली में बनती नहीं है? ये बनती तो कभी नहीं है जो भी सरकारें होती। जैसे बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, माननीय मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन बीपी सिंह मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को पसंद नहीं करते थे। इसीलिए उन्होंने जहाज से, सरकारी जहाज से अडवाणी जी को और कई ऐसे संघ के बड़े नेताओं को अयोध्या भेज करके मस्जिद गिराने का प्लान बनाए थे। तो जो खबरें आ रही हैं वर्तमान के मुख्यमंत्री या केंद्र में टकराहट के, वो आप ही लोगों के माध्यम से आ रही है। अंदर की बात हम लोग जानते हैं। तो क्या 27 के चुनावों से पहले बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी को फेस रखेगी?
उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको हिंदू मुस्लिम को वोट लेना है। हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगाने वाले मुख्यमंत्री से बढ़िया कोई दुनिया में आदमी नहीं मिलेगा। इसी की देखा देखी दूसरे राज्यों में भी अब चलन चल पड़ा है, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड। अभी देखिए, कुछ भी कर दीजिए, अभी देखिए धर्मांतरण, कोई मुसलमान हिंदू हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई ईसाई हिंदू हो जाए तो कोई बात नहीं, और कोई दूसरे जात का जात अगर मुसलमान धर्म ग्रहण करता है तो उसका घर बसा दिया जाएगा। ये लोकतंत्र है। हमारी इच्छा है भाई जिस धर्म को अपनाओ, हम तो अपने मन से धर्म को अपनाएंगे। किसी पर आरोप लगा दीजिए कि इसको आतंकवादी से संबंध है, वो कौन सिद्ध करे, और मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता है। का धर्मांतरण करवा रहा है, जेल में डालो, उसका घर तोड़ दो। कौन प्रमाण देगा कि नहीं करा रहा था कि नहीं करा रहा था? अगर कोई कहे कि हमको मुस्लिम धर्म स्वीकार कराओ तो मौलवी है तो कराएगा ही कराएगा। अगर कोई पंडित है, कोई मुस्लिम कहे कि हमको हिंदू धर्म ग्रहण कराइए तो कराएगा ही कराएगा। कोई पादरी है, अगर कोई जाति आदमी कहते हैं कि हमको ईसाई बनाइए तो बनाएगा ही बनाएगा। उसका दोष क्या है? दोष तो उसका है जो अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा रहा है। जबरिया कोई कैसे करा सकता है? अच्छा, अब हम लोग अपने पॉडकास्ट के थोड़े से अंतिम पायदान पर आ गए हैं। अब हम कुछ नेताओं के आपको नाम बताएंगे, आपको एक शब्द में उनकी व्याख्या करनी है, बहुत लंबा नहीं उनके बारे में बोलना है। पहला नाम है नरेंद्र मोदी। मैं जब से राजनीति में हूँ, नरेंद्र मोदी भाग्यवान है कि देश के प्रदेश के गुजरात के मुख्यमंत्री 4 बार रह चुके, देश के प्रधानमंत्री। लेकिन मेरा जहां तक ज्ञान है, जितना मैं पढ़ा हूँ, देश और दुनिया में इतना असत्य बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने कभी सोचा नहीं था। अमित शाह। अमित शाह भी वही है। अमित शाह तो ऐसी बात बोल देते हैं जो कहीं है ही नहीं है, उसको बोल देते हैं। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ तो संत है, महंत है, लेकिन असत्य बोलते हैं और झगड़ा लगाने वाली बात बोलते हैं, और उनकी भाषा कटु होती है। केशव प्रसाद मौर्य। वो कुछ ही नहीं है तो उसके क्या पूछना है? ब्रजेश पाठक। वो तो छात्र नेता है, और छात्र नेता सही बात बोल देता है। मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव देश के बड़े नेता थे। अखिलेश यादव। ये देश के भविष्य है। राहुल गांधी। वो भी देश के नेता हैं। प्रियंका गांधी। अब ये कुछ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी। वो विपक्ष को कमजोर करने वाले आदमी है। मायावती। वो भी विपक्ष को कमजोर करने वाले आदमी है। ओम प्रकाश राजभर। अपूर्व में कुछ नहीं। चंद्रशेखर रावण। उन पर भी कुछ नहीं, वो भी तो पहली दफा राजनीति में आया। स्वामी प्रसाद मौर्य। अब उनका तो सब गुरु सुन लिए हैं, हर दल में हो लिए, हर दल में हो लिए। अब अपना दल बनाए हैं, कल कहाँ जाएंगे अब वो जानते हैं। संजय निषाद। संजय निषाद का भी वही है। संजय निषाद को संसदीय राजनीति में प्रवेश कराने वाले अखिलेश यादव हैं। उनका बेटा जब लड़ रहा था एमपी, उसका भी प्रभारी में ही था चुनाव का। जब एमपी हो गए और जो मुख्यमंत्री जी ने धौंस जमाया, पलट गए। अच्छा, खाली समय में चौधरी साहब क्या करते हैं? जब समय खाली रहता है तब क्या करते हैं? किताब पढ़ते हैं। फिल्म देखने का शौक रहा है कभी जीवन में? फिल्म मैं बहुत देखता हूँ, पढ़ता हूँ। अच्छा। मेले रहे तो भी देखते हैं, लेकिन जब मंत्री हुए तब से छोड़।
फिल्म देखना छोड़ दिए? हाँ, फिल्म के मैं बहुत शौकीन हूँ देखने का। तो अब तो टीवी पे ही देखते होंगे, हॉल वॉल जाके देखिए? टीवी में, मोबाइल में भी आ जाता है। अच्छा, ओटीटी पे देख पाते हैं इस समय? पुरानी पिक्चर ही देखते होंगे। कौन फेवरेट हीरो रहा है? पसंदीदा हीरो कौन रहा है? नहीं, आज की पिक्चर और पहले के पिक्चरों में बहुत अंतर हो गया। पहले पसंदीदा हीरो तो पुराना ही होगा, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राजेश खन्ना। पसंद का कौन रहा? दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र। एक धर्मेंद्र की पिक्चर बताइए जो बहुत अच्छी लगी हो, एक दिलीप कुमार की और एक अमिताभ बच्चन। अभी तो मैं नहीं कह सकता, हमको उनकी सारी पिक्चरें अच्छी लगी। सारी पिक्चरें अच्छी लगी। परिवार के लोगों को राजनीति में आना चाहिए? आपके परिवार को? अब भविष्य बताएगा आगे। नहीं, आपकी क्या राय है? राम गोविंद चौधरी क्या सोचते हैं? क्या परिवार के लोगों को राजनीति में आना चाहिए? आपने जो बनाया है उसको परिवार आगे कैरी ऑन करे? अभी मैं कुछ सोचा नहीं। विचार करेंगे इस पर? विचार करेंगे जब समय आएगा। दोस्त हैं पुराने? हैं? बैठकी होती है? होती है, कम बचे हैं लेकिन होती है। मैं फोन से बुला के बात करता हूँ, उनके घर जाके बात करता हूँ। हाँ। जितने पढ़े हुए मित्र हैं, हाँ। या तो मैं उनको बुलाता हूँ या उनके घर जाता के बात करता हूँ। मुलाकात होती रहती है। हाँ। मित्रता नहीं पुरानी छूटी? नहीं छूटी। और हर पार्टी के लोगों से मेरे संबंध, हाँ। चाहे वो भाजपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, हाँ। ओम प्रकाश जी की पार्टी हो, हाँ। कम्युनिस्ट पार्टी हो, व्यक्तिगत संबंध मेरा सबसे अच्छा है। विचारों का मतभेद है। सिगरेट पीना छूट गया? हाँ, छोड़ दिया। कुछ अब नहीं रह गया ना। चलिए, चर्चा को अंत करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दर्शकों को एक बार बोल दीजिए। मैं दर्शकों से अपील करता हूं कि ये चैनल जनता की बातों को सरकार के सामने रखता है, जनता की समस्याओं को जनता के सामने, सरकार के सामने रखता है। इसलिए इस चैनल को देख करके और इनकी बातों पर विश्वास करके जनता को, जनता के बीच में कहना चाहिए। बहुत धन्यवाद, आपने हमको अपना समय दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो हमारे साथ राम गोविंद चौधरी जी थे, एक मुखरवक्ता हैं। मुलायम सिंह से भी उनके उतने ही अच्छे संबंध थे, बहुत सारी बातें उन्होंने हमारे साथ कही। अखिलेश यादव के उनके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं, उन्होंने उन तमाम बातों का भी जिक्र किया। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आपके राय, आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।